हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व मतलब अलग से, कुछ अलग से हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यास्की चांद से मिलना था। इस भेंट का पता न तो चांद के माता पिता को था, न यास्की चांद को। उसने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोल्हूम पुतुस जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय वहाँ आता था। हाँ, तो ये बताया जा रहा है, कोई विदेशी पाठ का अनुभव है। तो एक पेड़ था, उस पर हर कोई नहीं चढ़ पाता था। चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 6 फुट के बाद जाकर 2 टहनियाँ निकली थी। उससे पहले एकदम सीधा पेड़ था, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। समय था, स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यास्की चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ की निजी संपत्ति मानता था। अतः तो चांद ने उसे पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा कि वह यास्की चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतर पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना ही तो चांद से रहा नहीं जा सका। तो चांद से रहा नहीं जा गया। मैं यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुनसान पड़ा था। यास्की चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, यानी वो इससे 1 वर्ष बड़ा था। पर तो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यानी तो चांद जो थी, उससे यास्की चांद 1 साल बड़ा था।
जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। जिसको कुछ पता न था, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। आज वो दोनों ऐसा कुछ करने वाले थे जिसकी जानकारी किसी और को नहीं थी। हैं? तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँचा जा सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। है ना, वो नीचे आ गई, उसको चढ़ा रही थी। यासुकी चान पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। है ना, वो यासुकी चान था, वो बेचारा विकलांग था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। पेड़ पर क्या, उसको उसके पैरों में जान नहीं थी, हाथों के बल घसीटता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पेड़ों पर चढ़ूं, मगर एक छोटी बच्ची थी तोतो चान, वो भी उसकी दोस्त थी और उसको सहायता करना चाहती थी। तो उसने बिना किसी को घर पर बताए और ऐसा काम करने का सोचा है कि हम दोनों मिलकर तोतो को पेड़ पर चढ़ाएंगे। और पेड़ भी कैसा था, जिसमें कोई टहनी नहीं थी, ऊपर जाकर 6 फुट तक ऐसे ही चढ़ना था। तो वो दोनों लगभग प्रयास कर रहे हैं, मगर वो जितना सरल समझते थे उतना सरल वो काम नहीं था, बहुत कठिन था। तो अगले पेज पर चलते हैं। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे उस थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीटकर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशिखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब मत डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा।
है ना। और वो दूसरी सीढ़ी ले आई, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उसने पाँव पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यास्की चाँद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर चढ़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चाँद के ऊपर तक पहुँचने में रमा था। तो चाँद नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यास्की चाँद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। चाँद पिछले से अचानक भारी मेहनत बेकार लगने लगी। चाँद तो सीढ़ी पर से उछल कर द्विशिखा पर पहुंच गई, पर यास्की चाँद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चाँद सीढ़ी थामे चाँद की ओर ताकने लगा। चाँद की रुलाई छूटने को हुई, है ना। वो जैसे तैसे बड़ा मुश्किल से, उन्हें पता नहीं लगा कितना समय लग गया, और धीरे धीरे चढ़ते हुए उसका यास्की चाँद को सहारा देते हुए चाँद वहाँ तक पहुँच गया, आखिरी सिरा तक, सीढ़ी के आखिरी सिरा तक पहुँच गई। मगर अब पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए, ये उसको बहुत कठिन लग रहा था। चाह रहा था यास्की चाँद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चाँद भी रो पड़ेगा। उस यास्की चाँद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक चाँद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशिखा पर खड़ी चाँद द्वारा यास्की चाँद को पेड़ की ओर खींचते हर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसने वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई दे रहे थे, पर यास्की चाँद चाँद पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यास्की चाँद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चाँद को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद वे दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर वे दोनों ऊपर आखिरकार पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए चाँद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है ना। उनकी मेहनत रंग लाई, उन दोनों की मेहनत रंग लाई, और चाँद ने बड़ी कठिन परिश्रम करके और उसको जहाँ चाहता था वो वहाँ पर बैठाल दिया है। दोनों बहुत छोटे थे, मगर मेहनत से और लगन से उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया था। इसी तरह अगर प्रयास किया जाए, कोई काम यदि प्रयास किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, है ना। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मेहनत और लगन से अपने काम की ओर
निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हेलो, यास्की चांद डाल के सहारे पर खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ, कुछ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? है? उस दिन यास्की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने खुश होते हुए कहा। बड़ा खुश हो गया यास्की चांद, जब पेड़ पर पहुंच गया तो बहुत खुश हो गया। उसे एक अजीब सी दुनिया देखने को मिली और वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हैं? जब कोई अपनी मनचाही चीज़ मिल जाती है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। वो आपस में बातें करने लगे, वहाँ पर गप्पे लड़ाने लगे और कह रहा मेरी बहन अमेरिका में है, वो बताती है वहाँ पर एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। वो यहाँ पर तब बहुत पुरानी बात है ये, तो वहाँ पर जहाँ वो रहते होंगे वहाँ नहीं होती होगी। यास्की चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यास्की चांद बता रहा है कि वो जापान, ये कहानी है जो जापान के लोगों की है कि जापान में जब टेलीविज़न आ जाएगा तो हम बैठे बैठे घर पे ही बैठे बैठे सुमो की कुश्ती देखा करेंगे। टेलीविज़न एक डिब्बे के जैसा होता है। वाला आ गया तो चांद उस समय यह तो न समझ सकी कि यास्की चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यास्की चांद ने तो चांद को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, है ना। जब वो दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब उसने टेलीविज़न के बारे में बताया तो वो सोच रही थी कि कैसा डिब्बे में कैसे सुमो आ जाएगा, सुमो तो बहुत बड़ा होता है, मगर उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। और बस हाँ जी, या तो तान विश्व साहित्य की एक अमूल निधि है ना। ये विश्व मतलब प्रसिद्ध कहानी है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है ना। ये कहानी जो है वो जापान के जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट थे, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के इस स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तो चांद का यह अंश अपूर्व अनुभव, है ना। जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते थे वो पाठशाला मतलब विद्यालय अलग था,
है। वहाँ पर कोई पाठशाला नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, इसलिए वहाँ के संस्थापक ने ऐसा स्कूल बनाया था जिसके क्लास रेल डिब्बे थे, है, और पेड़ की शाखाएं उसका गेट थी। जो लेखिका है वो स्वयं इस स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसने अपने अनुभव के आधार पर इस स्कूल का निर्माण किया, जो बहुत ही अच्छा था।